ऑलराइट गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विद वेव्स का वन शॉट। सुप्रीम सुपर से ऊपर वन शॉट ये रहने वाला है, शॉर्ट एंड क्रिस्प और एकदम टू दी पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले वेव्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वेव क्या होता है? एक डिस्टर्बेंस होता है। वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करता है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखा हुआ है? वेव के अंदर एनर्जी एंड नॉट दी मैटर, मैटर ट्रांसफर नहीं होता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। हमेशा क्या ट्रांसफर होती है बेटा? एनर्जी ट्रांसफर होती है। फिजिकली ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली ऑब्जेक्ट नहीं जाता है। क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट करती है। ठीक है। वेव्स दो टाइप की होती है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती है बेटा जिनको मीडियम चाहिए होता है, जो ऐसे स्पेस के अंदर वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती। दे रिक्वायर अ मीडियम। जैसे साउंड, जैसे साउंड आप स्पेस में कितना भी चिल्ला लीजिए, आपके पास कभी नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला स्पेस के अंदर, है ना। तो स्पेस के अंदर साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकती। वेरस नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता है, विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, जिनको मीडियम नहीं चाहिए और ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपका लाइट हो गया, जितनी भी ईएम वेव्स हैं, जितनी भी ईएम वेव्स हैं, ये सारी की सारी क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं किसके अंदर? आपके वैक्यूम के अंदर, स्पेस के अंदर ट्रैवल करती हैं। ईएम वेव सारी नॉन मैकेनिकल होती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक कैटेगरी है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। एक कैटेगरी है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है बेटा? जिसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर ऐसी है, वेव की वेलोसिटी अगर ऐसी है, अगर वेव राइट साइड जा रही है तो पार्टिकल ऊपर नीचे जाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस कि वेव की वेलोसिटी ऐसी होगी और पार्टिकल की वेलोसिटी इसकी परपेंडिकुलर होगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इधर होगी और वेलोसिटी ऑफ वेव इधर होगा, ठीक है। ये चीज है। तो पार्टिकल क्या करेगा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बट वेव कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। वेव कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दिखाता हूं, जैसे मेरे हाथ है, ये देखो। तो जो वेव है एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, बट पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? ऊपर से नीचे। ध्यान से देखो, मेरे हाथ को देखो, हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हाथ ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन पूरी जो वेव है वो पूरे ट्रैवल कर रही है। वेव मस्ट ट्रैवल कर रही है। और हाथ क्या कर रहा है? हाथ ऊपर नीचे जा रहा है, हाथ बस ऊपर नीचे। इसको फोकस करो, इस पे फोकस करो। हाथ ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन जो वेव है वो वेव पूरी ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे वेव राइट साइड ट्रैवल करेगी तो पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? जो वेलोसिटी ऑफ वेव है उधर ही पार्टिकल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वेव और पार्टिकल वेलोसिटी एक साथ ही होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्मेट में होते हैं, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्मेट में होते हैं, ये पता होगा। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट ट्रफ। यहां पर क्या होता है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ये होता है कंप्रेशन, ये होता है कंप्रेशन, और जहां पे गैप ज्यादा है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है ना। ये हो गया क्रेस्ट और ये हो गया ट्रफ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये क्लासिफिकेशन अलग है, ये क्लासिफिकेशन अलग है। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल होती है कि ट्रांसवर्स वेव नॉन मैकेनिकल होती है। नहीं, ये कैटेगरी अलग है, जैसे हम कहते हैं ना, एक इंसान क्या होता है? लड़का, एक लड़की, एक मोटा एक पतला। अब लड़का लड़की अलग कैटेगरी है, मोटा पतला एक अलग कैटेगरी है। जरूरी थोड़ी कि जो लड़के होंगे वही मोटे होंगे, लड़की मोटी हो सकती है। समझ बात को। तो लड़का लड़की एक अलग कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर है। एक हो गया मोटा पतला ऑन द बेसिस ऑफ फैट कंटेंट। तो इन दोनों को मैं मिक्स नहीं कर सकता। मैं ऐसे नहीं कह सकता जो मैकेनिकल होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनली होती है हमेशा, ऐसा नहीं कह सकता मैं। कुछ मैकेनिकल वेव्स ट्रांसवर्स होंगी, कुछ मैकेनिकल वेव्स लॉन्गिट्यूडनल भी होंगी। तो ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है। इनको आप मिक्स नहीं कर सकते कि ये बात और ये चीज सेम ही है, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हर लड़का मोटा नहीं हो सकता, कुछ लड़के पतले भी होते, वही चीज होगी। अभी क्वेश्चन है, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स। ध्यान समझते हैं, लाइट और साउंड क्या दोनों ट्रैवल कर सकती वैक्यूम में? जी नहीं, साउंड नहीं कर सकती। बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स, ये भी गलत है। क्या होता है? साउंड वेव्स कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और जितनी ईएम वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। ये मत सोचिएगा कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो नॉन मैकेनिकल होंगी, ऐसा मत सोचिए। बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं जो नॉन मैकेनिकल है, वो ट्रांसवर्स नहीं है, तो इट्स ओके। इनको मिक्स मत करिए। द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल व्हाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। तो साउंड वेव जो होती है एयर में वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और लाइट वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं। यस,
ये करेक्ट हो गया, बोथ लाइट एंड साउंड आर इन लॉन्गिट्यूडनल, ये गलत हो गया। क्लियर? इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है? y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट फाई। इसमें ध्यान क्या रखना होता है? इसमें ध्यान क्या रखना होता है? ओमेगा से आपको निकलेगा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ये जो k होता है, x का कोफिशिएंट k होता है, ये होता है एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, इससे आपको k मिलेगा, इससे आपको k मिलेगा। ठीक है? फाई क्या है? कांस्टेंट, फाई का कोई यूज नहीं है, फाई का कोई यूज नहीं है। a से क्या पता चलेगा? एम्पलीट्यूड पता चलेगा। a से क्या पता चलेगा? एम्पलीट्यूड पता चलेगा। कोई वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। कोई वेलोसिटी ऑफ वेव पूछेगा तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा करेंगे। वेलोसिटी ऑफ वेव पूछेगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी कर सकते हो या फिर ओमेगा बाई के भी कर सकते हो, ये भी है, एक ही चीज है, ये फॉर्मूला एक ही चीज है, एफ लैम्डा और ओमेगा बाई के सेम ही फॉर्मूला है। बस क्या करो, आप एफ लैम्डा को 2 पाई से डिवाइड कर दो, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ओमेगा और ये बन जाएगा 1 बाई के, ये बन जाएगा 1 बाई के। 2 पाई बाई लैम्डा के है, लैम्डा अपॉन 2 पाई 1 बाई के, ये हो जाएगा ओमेगा बाई के। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है? कोई डायरेक्शन पूछे तो क्या होगा? प्लस एक्स एक्सिस, डायरेक्शन रहेगी इसकी प्लस एक्स एक्सिस। कैसे पहचान पाया हमें? देखो यहां पे x लिखा हुआ है, जो इस साइन या कॉस के अंदर जो ब्रैकेट होता है, जैसे मैं साइन में साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, ठीक है ना? साइन भी हो सकता है और कॉस भी हो सकता है, डजंट मैटर। जो वेव की इक्वेशन है वो साइन में भी हो सकती है, कॉस में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही चीज रहेगी। बस मेन चीज क्या है? ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट, इसके अंदर अगर x लिखा हुआ है, इसके अंदर अगर x लिखा हुआ है तो डायरेक्शन क्या होगी? x एक्सिस के लॉन्ग। अब ये प्लस x एक्सिस हुई कि माइनस x एक्सिस, ये कैसे पता चला? बहुत सिंपल है, पहला तो ये चीज क्लियर होगी, यहाँ x लिखा है, इस साइन के अंदर या कॉस के अंदर, साइन के अंदर कॉस के अंदर के टर्म में अगर x लिखा हुआ है तो x एक्सिस में प्रोपोगेशन होगा। अब ये प्लस क्यों हुआ? प्लस इसलिए हुआ क्योंकि kx का और ओमेगा टी का साइन डिफरेंट है। अगर kx और ओमेगा टी का टाइम साइन डिफरेंट होता है तो प्लस आता है। तुम देखो यहाँ kx पॉजिटिव में है, ओमेगा टी माइनस में, ये वाला टर्म पॉजिटिव में, ये वाला टर्म माइनस में। अगर दोनों टर्म पॉजिटिव होते तो माइनस एक्स आ जाता। समझ रहे बात को? अगर साइन सेम है, दोनों टर्म नेगेटिव होते फिर से माइनस एक्स आ जाता। अगर टर्म के साइन अपोजिट है, अगर लेट से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साइन अपोजिट है तो प्लस एक्स एक्सिस। यही भी गलती होती है, लोगों को लगता है साइन अपोजिट है तो माइनस होना चाहिए, नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होती है, पूछता है इसलिए सबसे ज्यादा नीड। अगर साइन अपोजिट है के एक्स ओमेगा टी के तो प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन होगा। और कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो अगर एसएचएम आपने पढ़ा है वही वाला इसका आंसर है, √a² - x²। ठीक है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछे इस वेव में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछे तो ओमेगा √a² - x² करना पड़ेगा। जनरली वेव में आपसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। जनरली इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, वेव्स में क्या पूछता है कि भैया ये तो वेव हो गया, ये तो वेव की आपने वेलोसिटी बता दी, वेव वेलोसिटी ये हो गई, बट कोई पूछता है कि भैया पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी पूछता है। तो अगर एसएचएम आपने पढ़ रखा है तो a ओमेगा, इसको वेव से रिलेट मत करो, ये अलग ही है, एसएचएम वाला है। इसमें पूछ लेता है फाइंड द पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? a ओमेगा, ये हम एसएचएम में पढ़ते हैं। क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखी है ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। तो ये इक्वेशन ऑफ वेव हमने लिखी हुई है, ये कौन सी वेव है बेटा? एक ट्रैवलिंग वेव है। ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है। बेसिकली एक ट्रैवलिंग वेव है जो ट्रैवल कर रही है। एक वेव होती है स्टैंडिंग भी होती है जो ट्रैवल नहीं करती। तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। y is equal to 4 sin pi t minus 5 minus x by 9 plus pi by 6 where x and y are in centimeter and t seconds. It's very important बेटा, it's very important। जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो ये 4 मीटर है कि 4 सेंटीमीटर, को ध्यान समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x and y are in सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर लिखा है तो समझ जाना ये 4 सेंटीमीटर है। और टाइम किसमें है? सेकंड्स में। टाइम किसमें? सेकंड्स में। अब पूछा इसमें से करेक्ट किया है, सबसे पहली चीज मैं ऐसे क्वेश्चन को बोलता हूं सजावट क्वेश्चन, मैं ऐसे सवाल को बोलता हूं सजावट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन फॉर्मल ले रखा है। जब भी तुम देखो ऐसे कुछ कॉमन फॉर्मल ले रखा है, कॉमन वगैरह ले रखा है, तो सबसे पहले इस कॉमन को हटाओ, प्रॉपर एक्सपैंड करो, अच्छे से खोल के लिखो भैया। जैसे पोस्टमार्टम करते हैं ना, बिल्कुल शरीर का चिथड़ा उड़ा देते हैं, एकदम खोल देते हैं, फाड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे करिए। कोई कॉमन फॉर्मल वाला सीन नहीं है, एकदम दिस इज अ रेड, आपके घर में रेड हो रही है तो बिल्कुल खोल दो, सारे दरवाजे खोल दो भाई। चलो
पाई टी बाई 5 माइनस पाई एक्स बाई 9 प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। सारे दरवाजे हमने खोल दिए अच्छे से, कोई सजावट नहीं। अब देखो ये वेलोसिटी, ये क्या है, v5 सेंटीमीटर है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये शायद वेलोसिटी होगी, ये शायद वेलोसिटी होगी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहली बात, t का कोफिशिएंट क्या होता है, ओमेगा। t का कोफिशिएंट होता है ओमेगा, दैट इज ओमेगा कितना है, पाई बाई 5, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू पाई बाई 5, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/10 हर्ट्ज। ये हो गया 1/10 आ गया, फ्रीक्वेंसी 1/10 आ गया, जो कि गलत है। लैम्डा देखते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है वो k होता है, x का कोफिशिएंट k होता है, बट ये माइनस साइन नहीं ले रहा आपको, माइनस साइन नहीं लेना वरना लैम्डा नेगेटिव आ जाएगा। साइन आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। यहां माइनस साइन जो है ये एक्चुअली x का साइन नहीं, ये विद फॉर्मूला वाला है, मतलब ये पाई टी बाई 5 पॉजिटिव में, पाई एक्स बाई 9 नेगेटिव में। जब आप k रखोगे, k पाई बाई 9 नहीं है, k में आप नेगेटिव साइन नहीं रखोगे, याद रखना। k जो रखोगे पॉजिटिव रखोगे, बिकॉज लैम्डा हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑब्वियस रीजन बेटा। k क्या होता है, k क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा, k क्या है बेटा, 2 पाई बाई लैम्डा। अगर नेगेटिव रख दोगे तो वेवलेंथ नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव वेवलेंथ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है ना, वेवलेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमेशा पॉजिटिव रखना है आपको। लैम्डा कितना हो गया, 18। अब 18 क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर में आएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर में रखा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सेंटीमीटर में रखा हुआ है तो मेरे सारे आंसर सेंटीमीटर में आएंगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करेक्ट हो गया। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या फिर 0.04 मीटर। तो ये 0.04 सेंटीमीटर नहीं, 0.04 मीटर होना चाहिए था। तो ध्यान समझना, यहां जो 4 लिखा है खुद से मत सोच लेना कि 4 मीटर होगा कि 4 सेंटीमीटर होगा। ये 4 में सेंटीमीटर है कि मीटर आएगा, ये यहां से देखना पड़ेगा आपको। यहां से हमेशा इक्वेशन बताया जाएगा कि जो भी डिस्टेंसेस आएंगे वो किस में आएंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, आपको बताया जाएगा। फिर वेलोसिटी देख लेते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, 18 इंटू 10, 1.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि लैम्डा सेंटीमीटर में था, तो ये भी गलत हो गया। बी इज द आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वेव दे रखी है आपको, अच्छा इसका कोई यूज नहीं था, इस पाई बाई 6 का कोई यूज नहीं था, इस कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है, इस कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है। अब पूछा वेव किधर ट्रैवल कर रही है, वेव किधर ट्रैवल कर रही है, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, तो वेव x में ट्रैवल करेगी, वेव x में ट्रैवल करेगी। अब तुम नोटिस करो, अब तुम नोटिस करो, ये टर्म कैसा है, पॉजिटिव, ये टर्म कैसा है बेटा, नेगेटिव। एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव। अगर अपोजिट साइन है तो प्लस x एक्सिस में, अपोजिट साइन है तो प्लस x एक्सिस में, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। वेव ट्रैवलिंग अलोंग, ये तो समझ में आ गया, पॉजिटिव x डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी 1 है कि फ्रीक्वेंसी पाई है, फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। जो t का कोफिशिएंट है, t का कोफिशिएंट कितना है, 2 पाई, माइनस नहीं लेंगे, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा कभी नेगेटिव नहीं होते, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई, दैट इज 2 पाई एफ हो जाएगा आपका 2 पाई के बराबर, एफ आ जाएगा आपका 1 के बराबर, फ्रीक्वेंसी आपकी 1 के बराबर आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी। लैम्डा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, लैम्डा भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ध्यान समझो, यहाँ पे तुम देखो मीटर लिखा हुआ है और टी सेकंड्स रखा हुआ है, तो यहाँ जो लैम्डा आएगा मीटर में आएगा, लैम्डा जो आएगा मीटर में आएगा। मैं निकाल ही लेता हूँ हम लोग के लिए। के कितना आ गया, 10 पाई, के क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा क्या है 0.2, बट 0.2 क्या आएगा इस बार 0.2 मीटर आएगा, बिकॉज यहाँ मीटर लिखा है। बहुत ज्यादा लोग गलतियां करते हैं इस चीज से, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन इतना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ वैल्यू रहेगी सच दैट वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाई के, वेव वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, दैट इज ओमेगा में कट गया, 1 बाई के ऐसे कर सकता हूँ, 1 बाई ए इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ, 1 बाई ए इज इक्वल टू के क्या है 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 2 पाई ए, लैम्डा आ जाएगा 2 पाई ए, लैम्डा आ जाएगा 2 पाई ए। फिर आता है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, कोई भी वेव हो, इस दुनिया की कोई भी वेव हो, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड फॉर
एनी वेव इन दिस एंटायर यूनिवर्स। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग जब कहीं भी हो, ये तो है ही, ये फॉर्मूला वैलिड है ही, बट एक स्पेशल फॉर्मूला भी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर टी बाई म्यू। टी क्या होता है? टेंशन, टी इज टेंशन। म्यू क्या होता है बेटा? मास अपॉन लेंथ। जो आपकी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल ये आपकी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी हो गया, क्लियर हो गया, और इस स्ट्रिंग का टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये रेशियो, इसको बोलते हैं म्यू, लीनियर मास डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, ये होता है। तो ये फॉर्मूला भी वैलिड है और ये स्पेशल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इसमें लग सकता है, ट्रांसवर्स वेव के लिए। इसको बहुत क्लियर कर लीजिए अच्छे से। क्या मैंने बताया? ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, कहीं भी लगेगा। बस आपको फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पता है तब तो कुछ चाहिए ही नहीं आपको जिंदगी में। अगर एफ और लैम्डा पता है तो वेलोसिटी वेव तो एफ लैम्डा होगा ही होगा। ये तो यूनिवर्सल है। ये जो फॉर्मूला है ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला स्पेसिफिक फॉर्मूला है। ये तभी लग सकता है जब ट्रांसवर्स वेव के ऊपर आए, ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेट स्ट्रिंग आए, तभी लग सकता है। ये तो जब मन है तब लगाओ। बस प्रोवाइडेड क्या है कि अगर एफ लैम्डा दिया ही नहीं है तो अब आपके लिए फॉर्मूला यूजलेस हो जाएगा। एप्लीकेबल हर जगह है, बट अगर एफ और लैम्डा मैं दूंगा ही नहीं तो ये फॉर्मूला काम का नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे अ 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर हैज मास इतना, इफ द वायर इज अंडर अ टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ये भी लगा सकते हैं, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, v इक्वल टू एफ लैम्डा से कर सकते हैं, बट अपने को एफ भी नहीं पता, लैम्डा भी नहीं पता, तो ये फॉर्मूला वैलिड है बट यूजलेस हो गया हमारे लिए। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टेंशन कितना है बेटा? 80 न्यूटन, टेंशन 80 न्यूटन। म्यू क्या होगा? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल मास कितना है? 5 ग्राम, तो 5 इंटू 1000 कर लो, क्योंकि एसआई यूनिट में रखना बहुत जरूरी है, एसआई यूनिट में रखना बहुत जरूरी है। अपॉन लेंथ, लेंथ कितना है? 10 मीटर, ठीक है। तो मास अपॉन लेंथ, लेंथ ऊपर चला जाएगा और ये 10⁻³ ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 16 इंटू 10⁻4 आ गया, 4 इंटू 10⁻2 आ गया, 400 आ गया। द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स अलोंग द स्ट्रिंग इज। तो वेलोसिटी क्या है? √T बाई म्यू। अगर टेंशन को डबल कर देंगे, वी डैश कर देंगे, तो वी डैश कितना हो जाएगा? 2T बाई म्यू, दैट इज √2 टाइम्स T बाई म्यू, दैट इज √2 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, तो रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पूछा है, इनिशियल एंड फाइनल, ध्यान समझो, इनिशियल अपॉन फाइनल। तो फाइनल क्या है? √2 टाइम्स द इनिशियल, तो 1:√2। जल्दबाजी में गलती मत करना, पहले इनिशियल है बाद में फाइनल है, तो इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग इज डबल्ड, तो इनिशियल टेंशन का डबल कर दिया जाएगा, जो भी इनिशियल टेंशन है उसको डबल कर देंगे, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? √2 टाइम्स आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स, तो ये फॉर्मूला तो इसमें भी वैलिड है, दिस फॉर्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर देम। लॉन्गिट्यूडनल जो साउंड वेव्स के लिए अगर बात करें, तुम समझना बात को, ट्रांसवर्स की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये तो कहीं भी लगा सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक फॉर्मूला इसी में लगेगा सिर्फ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो ये भी लग सकता है इसके अंदर, ये भी लग सकता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। और एक स्पेसिफिक फॉर्मूला और है, अगर मीडियम साउंड है तो आएगा यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अगर मीडियम साउंड है तो यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अगर मीडियम लेट से लिक्विड है तो आएगा बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ठीक है। और अगर मीडियम बाबू आपका गैस है, अगर आपका गैस है तो आएगा सेम चीज, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी आएगा। बट ये और भी सॉल्व हो सकता है, क्या हो सकता है? गामा, ये हो जाता है गामा प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये सॉल्व होके ये बन जाता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं गामा RT/m, ठीक है ना, गामा RT/m। ये ना एक फॉर्मूला KTG में हम लोग पढ़ते हैं, PM इज इक्वल टू DRT, बड़ा फेमस फॉर्मूला होता है, आइडियल गैस में आता है। प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू R इंटू T। तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर अपॉन डेंसिटी को क्या लिख सकते हो? RT/m लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। प्रेशर अपॉन डेंसिटी को क्या लिख सकते हो? RT/m। ये KTG में पढ़ते हैं फॉर्मूला, KTG में बहुत इंपॉर्टेंट है। PM इज इक्वल टू DRT, प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू D डेंसिटी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो
प्रेशर अपॉन डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, RT बाई एम लिख सकते हैं। तो ये एक नए फॉर्मूले से निकल के आते हैं, ये एक नए फॉर्मूले से निकल के आते हैं। तो ये फॉर्मूला तो सबके लिए वैलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए। जो यंग्स मॉडुलस है, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड्स में बल्क मॉडुलस हो जाता है, जो यंग्स मॉडुलस है लिक्विड में वो बल्क मॉडुलस हो जाता है अपॉन डेंसिटी, तो है। बट गैस में इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, गैस में उसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब इसमें तुम देखो एक थ्योरी ये थी कि जो आपका आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने क्या माना था कि जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है, जो साउंड का ट्रैवलिंग है, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। उन्होंने ना आइसोथर्मल प्रोसेस माना था, किसको माना था, साउंड के प्रोपोगेशन को, कि जो साउंड ट्रैवल करती है तो दैट प्रोसेस एन आइसोथर्मल प्रोसेस। उस एजम्पशन से ये चीज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस निकल के आया था, प्रेशर अपॉन डेंसिटी निकल के आया था। ये गलत था, जो कि इनकरेक्ट था, ठीक है ना। फिर आए थे लैपलास ने बताया कि नहीं भैया, वेलोसिटी ऑफ साउंड या फिर ट्रैवलिंग ऑफ साउंड ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्यों ऐसा, क्यों एडियाबैटिक प्रोसेस किस हिसाब से माना, बिकॉज जो बहुत फास्ट प्रोसेस होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। फास्ट प्रोसेस, सडन प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। और साउंड बहुत तेजी में ट्रैवल करती है, लाइट जितना तेज नहीं होती बट साउंड स्टिल बहुत तेज ट्रैवल करती है, 320 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 320 मीटर्स कवर कर लेती है। तो साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो साउंड का जो प्रोपोगेशन है, जब साउंड ऐसे ट्रैवल कर रही है तो वो एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, इसलिए वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस है वो क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ये गामा क्या है, CP बाई CV। ये गामा क्या होता है बेटा, CP बाई CV। काफी जुड़ा हुआ है ये थर्मल प्रॉपर्टी से, ये चीज है। तो ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ही, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है ही, और ये स्पेसिफिक फॉर्मूलेस हैं। ट्रांसवर्स में ये नहीं लगेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल में ये नहीं लगेगा। लॉन्गिट्यूडनल में ये नहीं लगा सकते, और ट्रांसवर्स में आप ये नहीं लगा सकते। तो लॉन्गिट्यूडनल में पहले देखना पड़ता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। गैस है तो उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे तो डिपेंड कर रहा है, तो ये तो सही होना चाहिए। नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सही स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के। इवन इफ फॉर्मूले में प्रेशर आ रहा है, स्टिल ये प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है। इसी पे सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। इसका रीजन होता है क्या है, जब आप प्रेशर बढ़ा देते हो ना तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो या प्रेशर घटाते हो तो डेंसिटी में भी सेम फर्क आ जाता है। तुम इमेजिन भी कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल ये टिश्यू पेपर है, इसमें मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो देखो ये और डेंस होता चला जा रहा है, मैं जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा ये उतना ही डेंस हो रहा है, उतना ही स्क्वीज हो रहा है ना। इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, उतना ही स्क्वीज हो रहा है, इसका प्रेशर। अब तुम देखो जितना स्क्वीज होगा उतना डेंस होता चला जाएगा। अब प्रेशर हटा दे रहा हूं, तो अब तुम देखो वापस से इसकी डेंसिटी कम हो गई। समझ रहे बात को। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो आप चीज को और डेंस बना दे रहे हो, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो और कुचुंबड़ बना दे रहे हो, वॉल्यूम कम कर दे रहे हो, स्क्वीज कर दे रहे हो, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, दिस इज ट्रू। इंक्रीजेज विद टेम्परेचर से इंक्रीज करता है, तो आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा। हाँ, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ट्रू। इंक्रीजेज विद ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे याद रखना, एक फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है सबसे कम गैस में होती है, उससे ज्यादा किस में होती है बेटा, लिक्विड में, और सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है सबसे कम गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। जब आप ह्यूमिडिटी बढ़ाते हो तो आपने अपने एटमॉस्फेयर को लिक्विड ही कर दिया। ह्यूमिडिटी मतलब बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर वेपर आ चुका है, तो आपका जो गैसियस स्टेट है वो कहीं ना कहीं तो ऐसा लिक्विड जैसा होने लगा। सोचो जरा, एयर में ह्यूमिडिटी आ गई, मतलब एयर में बहुत ज्यादा पानी हो गया। तो जो हमारा अब एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एनवायरमेंट है, वो प्योर गैस ना रह के थोड़ा सा लिक्विडी टाइप हो गया, क्योंकि बहुत सारा लिक्विड आ गया। और आप जानते हो लिक्विड में वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमारा जो एनवायरमेंट था वो गैसियस से थोड़ा सा लिक्विड की तरफ शिफ्ट हो गया, तो लिक्विड में वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो यहां पर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑल आर करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन। सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होगी बताओ। सिमिलर कंडीशन है
टेम्परेचर एंड प्रेशर का, तो देखो इफ यू यूज दिस फॉर्मूला तो आपको मजा नहीं आएगा। अब कहां तक डेंसिटी कहां तक देखते रहोगे, तो बेटर है यूज दिस फॉर्मूला गामा आर टी बाई एम, सबसे बेस्ट है। इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करें गामा आर टी बाई एम। क्वेश्चन में गिवन है सिमिलर है, टेम्परेचर प्रेशर सिमिलर है। इस फॉर्मूले में डेंसिटी कैसे पता चलेगी, डेंसिटी पे देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या होगी, नाइट्रोजन क्या होगी, थोड़ा सा अजीब है ना। बेटर है यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब देखो टी सब में सेम है, टी सब में सेम है, क्वेश्चन में गिवन है सिमिलर कंडीशन है टेम्परेचर का, आर सब में सेम है, आर सब में सेम है। गामा, गामा क्या होता है बेटा, गामा होता है 1+2/f, 1+2/f। f क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, f क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, डायटोमिक है। आप जानते हो कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, N2 के फॉर्मेट में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्मेट में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्मेट में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्मेट में, सारे डायटोमिक है, सारे डायटोमिक है, तो सबका गामा सेम है, सबका गामा सेम है। अब बताओ मोलर मास, सबसे कम मोलर मास किसका है, सबसे कम मोलर मास हाइड्रोजन का है, तो सबसे कम मोलर मास हाइड्रोजन का है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें होगी, हाइड्रोजन की होगी। अच्छा एक ये तो खैर ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल अगर कभी भी आएगा तो मोलर मास को हमेशा केजी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। जो भी हमने मोलर मास याद कर रखा है ना कि भैया इसका 20 होता है, इसका 10 होता है, मोलर मास हमेशा ग्राम्स में हम लोग याद कर रखे हैं। तो जो मोलर मास की वैल्यूज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का कितना होगा, H2 का कितना होगा मोलर मास, 2 होगा, ठीक है, H2 का 2 होगा, तो वो 2 ग्राम्स होता है। तो कभी भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हमेशा याद रखना, पूरे फिजिक्स में या पूरे केमिस्ट्री में बता दे रहा हूं, मोलर मास जब भी आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको पुट करना पड़ता है इन केजी। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स जब निकाले तब जरूरत नहीं है, जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास तब जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, सुनना बात को। जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास, जब आप ये करते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हो तब जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक गिवन मास भी ग्राम में होता है, मोलर मास भी ग्राम में होता है, तो कट जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते वक्त आपको मोलर मास को केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, जब आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हो तो गिवन मास भी ग्राम्स में होता है, मोलर मास भी ग्राम्स में होता है, ग्राम ग्राम कट जाता है। समझ गए ना बात को, समझ गए ना बात को, ये चीज याद रखना। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज इतना, डेंसिटी ऑफ द वाटर इतना, बल्क मॉडुलस पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर क्या होता है, लिक्विड, दैट इज बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू डेंसिटी, ये आपका बल्क मॉडुलस हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इंटू डी, v स्क्वायर इंटू डी। v स्क्वायर क्या है, 1400 इंटू 1400 इंटू 1000। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, थिंक बस 7। यही समझ में आ रहा है। इसको आप क्या करो, 100 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या आएगा 1.96 इंटू 10 की पावर 9। ये आंसर है, ये आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, मान लो आपकी कोई एक वेव पल्स है। ये क्या है, वेव पल्स। वेव पल्स मतलब छोटी सी वेव, छोटी सी वेव। ये एक वेव पल्स है, ये एक वेव पल्स है। उसके सामने एक मीडियम है, उसके सामने एक मीडियम है। ये कैसा मीडियम है, ये एक लाइट मीडियम है। लाइट हो सकता है, लाइट कह सकते हो, फ्री कह सकते हो, या फिर लेस डेंस कह सकते हो, एक ही नाम है सबके, लाइट, फ्री या लेस डेंस। इसमें क्या होगा, जब भी ये जो वेव पल्स है, जब भी वेव पल्स टकराएगा, जब भी वेव पल्स टकराएगा तो टकरा के बस क्या होगा, रिवर्सल हो जाएगा, इसका वेलोसिटी में रिवर्सल हो जाएगा। यानी अगर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था इनिशियली, तो बाद में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, प्लस के एक्स हो जाएगा। और कुछ चेंज नहीं आएगा, बस वेलोसिटी भी वही रहेगी, वेलोसिटी भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। बस अंतर क्या आ जाएगा, जो राइट साइड जा रहा था वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो जो ओमेगा टी माइनस के एक्स था, जो प्लस एक्स डायरेक्शन थी, जो प्लस एक्स डायरेक्शन थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी माइनस एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन इसमें आता है। अब वापस से सेम वेव पल्स है, वापस से सेम वेव पल्स है, ध्यान समझना। अब वो लड़ रही है एक हार्ड एंड से, हार्ड, फिक्स, डेंस, ऐसे कह सकते हैं।
ऐसा है, हार्ड है, ये कोई हार्ड एंड है, फिक्स एंड है, या फिर डेंस एंड है, ठीक है ना, डेंस एंड है। तो क्या होगा, जब टकराएगी, जब ये टकराएगी, टकराने के बाद इसका रिवर्सल तो होगा, टकराने के बाद ये वेव रिवर्स तो करेगी, खुद को रिवर्स तो करेगी, साथ ही साथ ये घूम भी जाएगी, साथ ही साथ ये घूम भी जाएगी। तो यहां पे दो चीजें होंगी, वेलोसिटी का रिवर्सल भी होगा और एम्पलीट्यूड भी इन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था अगर, तो पहला एक चेंज आएगा कहां पर, इसमें एक चेंज आएगा, इसमें दूसरा चेंज आएगा, इसमें एक चेंज यहां पर आया और एक चेंज यहां पर आया, एम्पलीट्यूड रिवर्स हो जाएगा, एम्पलीट्यूड रिवर्स हो जाएगा, जहां प्लस ए आना चाहिए था वहां माइनस ए आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगा। ये चीज है, ये चीज है। अब देखो ये तो क्लियर हो गया, मैं एक पहले न्यूमेरिकल करा देता हूं आपको। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय इतना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, कैसा मीडियम है, डेंस मीडियम है, डेंसर मीडियम है, इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स 2/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो एम्पलीट्यूड में भी इंपैक्ट आया है, एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2/3 हो गया है, तो 0.6 का 2/3 हो गया एम्पलीट्यूड, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 0.4 हो गया है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0.4 हो गया, ठीक है, जो भी है 0.4, जो भी यूनिट है, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0.4 हो गया है। इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव पूछा है, इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव पूछा है, तो समझना बात को, ये एक वेव पल्स है, ये एक वेव पल्स है, ये टकरा के रिवर्स हो गई, क्योंकि ये हार्ड एंड है, हार्ड एंड है, डेंस एंड है, तो वेलोसिटी का रिवर्सल तो होगा, वेलोसिटी राइट साइड से लेफ्ट साइड तो हो जाएगी, साथ ही एम्पलीट्यूड भी माइनस हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी चेंज हो रही है, एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसमें तीन चीजें हो गई, एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, तो 0.6 ना रख के 0.4 रखना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एम्पलीट्यूड 2/3 हो गया है, ये t माइनस एक्स बाय टू था, ये t प्लस, छेड़छाड़ नहीं करनी, बस t प्लस एक्स बाय टू हो जाएगा, और यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, हाँ या ना। तो एक चेंज यहां पर आया, एक चेंज यहां पर आया और एक चेंज यहां पर आया, तीन चेंजेस हैं। ये चेंज आया डायरेक्शन का, ये चेंज आया डायरेक्शन का, ये चेंज आया एम्पलीट्यूड का, ये भी चेंज आया एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड का, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे रखा था। तो ये 0.6 से 0.4 हो गया, रिवर्सल हो गया रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से रिवर्सल हो गया, और डेंसर मीडियम की वजह से ये आया है, तो ये आया है डेंस मीडियम की वजह से, ये डेंस मीडियम की वजह से आया है, ये किसकी वजह से आया है, रिफ्लेक्शन की वजह से आया है, समझ गए। ओके, अब एक लास्ट थ्योरी आप और सीख लो, जैसे मैं मान लो मैंने ये लिखा y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इस माइनस साइन को हटा भी सकते हो, लेकिन जब माइनस साइन को हटाओगे तो एक शर्त है, आगे 180 डिग्री रखना पड़ेगा, पाई रखना पड़ेगा, 180 डिग्री रखना पड़ेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि अगर माइनस साइन हटाना है, मान लो ऐसा ऑप्शन आ सकता है, यहां तो आंसर अपना आ गया, कितना है, यहां तो अपना आंसर आ गया, बट ऐसा भी हो सकता है कई बार नीट एग्जामिनेशन में कि ये ऑप्शन रहे ना, ये ऑप्शन रहे ना, माइनस में ए रहे ना, तो तुम कहोगे अरे सर ने बताया था माइनस ए में होना चाहिए, ए माइनस में आ जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ए को माइनस में ना रखें, माइनस को हटा सकते हो, बट उसकी शर्त है यहां पे फिर 180 आ जाता है, तो माइनस साइन को आप माइनस साइन को कन्वर्ट कर सकते हो प्लस साइन में, बस शर्त है कि एक्स्ट्रा 180 आना चाहिए, एक्स्ट्रा पाई आना चाहिए, एक्स्ट्रा पाई आना चाहिए। चलिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और करते हैं। A pulse of wave train travels along a straight string and reaches the fixed end of the string. It will be reflected back with. एक पल्स है ऑफ अ वेव ट्रेन, वेव ट्रेन क्या होता है, वेव ट्रेन क्या होता है, इसको बोलते हैं वेव ट्रेन, ये होती है वेव ट्रेन, ये होती है वेव ट्रेन। इस वेव ट्रेन का, वेव को ही वेव ट्रेन बोलते हैं, और इस वेव ट्रेन का छोटा सा हिस्सा, वेव ट्रेन का एक हिस्सा, इसको बोलते हैं वेव पल्स। तो वेव पल्स ऑफ अ वेव ट्रेन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट स्ट्रिंग एंड रीचेस द फिक्स्ड एंड। कैसा एंड कर रहा है, फिक्स्ड एंड, फिक्स मतलब वही हार्ड एंड। इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक विद, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक विद।
फेस चेंज कितना आएगा 180 का, ये जो प्लस 180 है यही फेस चेंज होता है, यही फेस चेंज होता है। तो फेस चेंज कितने का आएगा 180 का आएगा और वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, यही करेक्ट आंसर है। सेम फेस एज द इंसिडेंट, फेस सेम नहीं रहने वाला, फेस चेंज और 180 आएगा विद नो रिवर्सल ऑफ वेलोसिटी, ऐसा हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी रिवर्स होगी और फेस चेंज 180 का आएगा। तो फेस चेंज इसमें आता है 180 का फेस चेंज आता है। तो कोई पूछे कितने का फेस चेंज आता है तो 180 का आता है। तो याद रखिएगा y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर आता है इसी को फेस चेंज बोल रहे हैं। तो ये 180 का फेस चेंज आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है नीट में और ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है। या फिर इससे एक और चीज क्लैरिटी मिलती है कि अगर आप माइनस को जब आप प्लस में कन्वर्ट करते हो तो एक एक्स्ट्रा 180 आता है, यही फेस चेंज है। और अगर लाइट मीडियम है, यहां कोई फेस चेंज नहीं होता, यहां कोई फेस चेंज नहीं है, यहां कोई नेगेटिव साइन नहीं है, यहां कोई फेस चेंज नहीं है, यहां नो फेस चेंज, यहां कोई ऐसी चीज नहीं है। ये बहुत सिंपल है, यहां पे सिंपली क्या करना है माइनस एक्स को प्लस एक्स, सिर्फ बस यही करना है। बस यहां पे कोई भी फेस चेंज नहीं है, नो फेस चेंज। यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट बस याद रख लेना, इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं बट एक्स्ट्रा 180 आएगा, इसी को फेस चेंज बोलते हैं। तो 180 का फेस चेंज आएगा। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग, इन अ स्टैंडिंग वेव क्या होती है? स्टैंडिंग वेव होती है एक ऐसी वेव जो दो फिक्स एंड्स के बीच में होती है, जो दो फिक्स एंड्स के बीच में होती है, जो दो फिक्स एंड्स के बीच में होती है। जैसे ये एक गिटार है, एक एंड ये है, एक एंड ये फिक्स एंड्स है। तो फिक्स एंड्स के बीच में जो वेव होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। इसमें दो चीज का ध्यान रखना, जहां पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है इसको बोलते हैं नोड, इनको बोलते हैं नोड। इस फिगर में गलती है, तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे एक नोड है, यहाँ एक नोड नहीं, यहाँ 3 नोड है। ये भी नोड होता है, ये भी नोड होता है, ये गलत कर रखा है, एनसीईआरटी की ही फिगर है, यहाँ उन्होंने गलती कर रखी है। कोई पूछे कितने नोड्स हैं तो एक नोड नहीं है, एक नोड ये भी है, एक नोड ये भी है, तो टोटल 3 नोड्स हैं। और जहां सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड आता है, जहां सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड आता है, ये पॉइंट्स इनको बोलते हैं एंटी नोड। जहां सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होता है इनको बोलते हैं एंटी नोड, और इनको बोलते हैं नोड जहां पे कोई वाइब्रेशन नहीं है। और जहां सबसे ज्यादा वाइब्रेशन उनको बोलते हैं एंटी नोड। तो कई बार ये काउंट करने को आ जाता है कितने एंटी नोड है, एक एंटी नोड, दो एंटी नोड, दो एंटी नोड, 4 नहीं, 1 2 3 4 नहीं। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको लग रहा होगा, कंफ्यूज लग रहे होगे आप, कंफ्यूज कर भी रहे होगे कि सर 4 एंटी नोड्स है ना। नहीं नहीं नहीं, एंटी नोड 2 ही है, एंटी नोड 2 ही है बेटा। तो 2 एंटी नोड है यहाँ पे इस फिगर में, 2 एंटी नोड है, 2 एंटी नोड है और 3 नोड है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक एंटी नोड है, एक एंटी नोड है, इसमें 2 एंटी नोड है, इसमें 1 2 3 एंटी नोड है, 1 2 3 4 एंटी नोड है, 4 एंटी नोड है। और नोड्स कितने हैं इसमें? इसमें कितने नोड्स हैं? 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 1 2 3 4 नोड, 1 2 3 4 5 नोड। इसमें क्या पूछता है? इसमें फ्रीक्वेंसी पूछता है, फ्रीक्वेंसी पूछता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव का, स्टैंडिंग वेव में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, इसका फॉर्मूला होता है NV/12, NV/12। स्टैंडिंग वेव में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? NV/12, NV/12। N क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ लूप्स, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक नंबर, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक नंबर, नंबर ऑफ लूप्स या फिर हार्मोनिक नंबर। फर्स्ट हार्मोनिक, अगर फर्स्ट हार्मोनिक है तो n = 1 हो गया। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक का एक और नाम होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है 1, फंडामेंटल का मतलब होता है 1। ऐसा क्यों है? जैसे आपको थोड़ी सी मैथ्स में पता होगा, मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं कि 1 इज द फंडामेंटल नंबर। 1 क्या होता है? फंडामेंटल नंबर होता है, वहीं से आता है, 1 इज द फंडामेंटल नंबर। तो फर्स्ट हार्मोनिक को वो फंडामेंटल ही बोल सकता है। तो n क्या होगा? नंबर ऑफ लूप्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ n1 होगा, यहाँ n2 होगा, यहाँ n3 होगा, यहाँ n4 होगा। ऑलराइट गाइस, तो वही मैं बता रहा था कि n क्या होता है बेटा? आपका नंबर ऑफ लूप्स या फिर हार्मोनिक नंबर। यहाँ n कितना होगा? 1 2 3 4, तो n4 हो जाएगा, फोर्थ हार्मोनिक। यहाँ नंबर ऑफ लूप, जितने नंबर ऑफ लूप्स होते हैं उतना ही हार्मोनिक नंबर होता है। n इज द हार्मोनिक नंबर। तो n क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? सो ऑन क्लियर हो गया। अब v क्या होता है? v क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ
ये वेव, वी होता है वेलोसिटी ऑफ वेव। और अभी आपने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा आपने, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा √T/μ। अब या तो वेलोसिटी दे देगा, या तो वेलोसिटी वो दे देगा क्वेश्चन में, या फिर आपको एक्स्ट्रा लंबा क्वेश्चन बना सकता है कि पहले आपको टी और म्यू दिए, उससे आप वेलोसिटी फाइंड करो, उसके बाद आप ये फाइंड करो। आपने पढ़ा ना वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेट स्ट्रिंग, ये तो स्ट्रिंग में वेलोसिटी आती है उसका फॉर्मूला क्या है T/μ, और जो साउंड होती है साउंड का फॉर्मूला ये होता है। तो ये जो स्टैंडिंग वेव है, ये जो स्टैंडिंग वेव है जो स्ट्रिंग में बनती है, याद रखना स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव बनती है ये ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव होती है, ये ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव होती है, ठीक है। दिस इज अ ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, क्लियर है। ये एक ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव होती है जो हमारी स्ट्रिंग में बनती है, जो हमारी स्ट्रिंग में बनती है। तो NV/2L, या तो अगर क्वेश्चन में अगर अच्छा होगा तो वेलोसिटी दे देगा, नहीं तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है तो आपको डबल टफ बना देगा कि पहले टी और म्यू देगा, आपको वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी पूछेगा। स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच वायर इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स एंड वेव वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो वेव वाइब्रेट करिए 5 सेगमेंट्स में, 5 सेगमेंट्स में मतलब 5 लूप्स में, 1 2 3 4 5। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा NV/2L। n कितना हो जाएगा 5, नंबर ऑफ लूप्स 1 2 3 4 5, जितना हार्मोनिक नंबर है वही, तो हो जाएगा 5 इंटू वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20, वेलोसिटी हो जाएगी 20 अपॉन 2 इंटू लेंथ, कितना आ जाएगा 5 ही आ गया, 5 ही आ गया। तो तुम देखो यहाँ पे अच्छी चीज क्या हुई, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी वेलोसिटी दे दी। क्वेश्चन लंबा कैसे हो सकता था कि आपको टेंशन और म्यू दे देता, तो पहले वेलोसिटी फाइंड करो फिर ये क्वेश्चन लेके आओ। तो हो सकता था ऐसा क्वेश्चन बना दे नीट वाला कि आपको टी और म्यू दे दे, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, फिर आप ये कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। जो ऑर्गन पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, ये कैसी स्टैंडिंग वेव्स होती है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। कैसी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। ये किसमें, ओपन ऑर्गन पाइप चाहे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में 2 केसेस होते हैं, ओपन और क्लोज्ड, और ऑर्गन पाइप में लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। यहां फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, सेम वही NV/2L, सेम फॉर्मूला रहेगा NV/2L, बस यहां पे जो वेलोसिटी रहेगी ये होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, भाई 320 या 330 क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये मत रख देना, क्यों, ये स्टैंडिंग वेव है स्ट्रिंग वाली, ये स्टैंडिंग वेव है स्ट्रिंग वाली, तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। यहां वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा, क्वेश्चन ऑलरेडी दे देता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्वेश्चन ऑलरेडी दे देता है। तो यहां T/μ मत करना, यहां पे क्या करना है, ये क्वेश्चन में दे देता है, ठीक है ना। तो NV/2L फॉर्मूला वही है, हालांकि फॉर्मूला वही है। यहां वेलोसिटी क्या होगा, या तो ये फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा तो क्वेश्चन में देगा, इसमें तो हमेशा ही दे देता है, इसमें तो हमेशा ही आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड दे ही देगा, हमेशा ही दे देगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो इसमें टेंशन ना लो, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, अब हार्मोनिक नंबर और ओवरटोन ध्यान से समझते हैं। इसमें भी फंडा वही है, इसमें भी फंडा वही है। n जो होता है बेटा, n जो होता है वो नंबर ऑफ लूप्स है। n क्या है, नंबर ऑफ लूप्स है, जिसको हम बोल सकते हैं हार्मोनिक नंबर, हार्मोनिक नंबर ऑफ लूप्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं हार्मोनिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखो ये आधा लूप, ये आधा लूप, तुम देखो ये आधा लूप है, ध्यान से देखो जरा, ये आधा लूप है, ये आधा लूप है, तो आधा और आधा कितना बन गया, 1 लूप। तो तुम देखो फर्स्ट हार्मोनिक, यहां कितना लूप है, आधा लूप, 1 लूप, आधा लूप, तो 2 लूप। तो तुम देखो सेकंड हार्मोनिक, यहां 1 लूप, 2 लूप, आधा आधा, आधा आधा कौन आधा, आधा आधा 1 2 3, तो ये थर्ड आ गया। तो ये आधा 1 1 1 3 और ये आधा, देखो 4 आ गया। तो जितना नंबर ऑफ लूप्स है उतना ही हार्मोनिक नंबर होता है, उतना ही हार्मोनिक नंबर होता है। क्लियर हो गया। L क्या होता है, वहां L था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहां L होगा लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, यहां L होगा लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। फिर आता है हार्मोनिक नंबर एंड ओवरटोन। हार्मोनिक नंबर एंड ओवरटोन का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना जो हार्मोनिक नंबर है वो कैसे होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे। हार्मोनिक नंबर चलता है 1 से, हार्मोनिक नंबर चलता है 1 से, 1 2 3 4 5, और ओवरटोन काउंट होता है 0 से। ओवरटोन हमेशा 0 से चलता है। तो अगर कोई आपसे पूछे सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन का मतलब होता है हार्मोनिक नंबर 3। कोई पूछे 0 ओवरटोन, 0 ओवरटोन का मतलब हार्मोनिक नंबर 1। कोई पूछे फोर्थ ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन का मतलब हार्मोनिक नंबर 5।
तो हार्मोनिक नंबर ओवरटोन में क्या रिलेशन है, हार्मोनिक नंबर ओवरटोन में क्या रिलेशन है, जितना ओवरटोन होता है उससे एक एक्स्ट्रा होता है हार्मोनिक नंबर। तो हार्मोनिक नंबर क्या हो गया, ओवरटोन में +1 कर दो, ये चीज होगी। तो मैं तो ऐसे कर लेता हूं, हार्मोनिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देता हूं, फिर ओवरटोन को करता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो खुद ही फिजिकली देख लेता हूं कि भैया 2 ओवरटोन का मतलब 3 हार्मोनिक नंबर, 4th ओवरटोन का मतलब 5th हार्मोनिक नंबर। फिर आता है डेल्टा एफ, डेल्टा एफ का मतलब दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, किसी भी दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस क्या होगा तुम खुद ही देख सकते हो। एक बार ऐसा करो, F1 फाइंड कर लो, F1 हो जाएगा क्या 1V/2L, कोई भी दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, कोई भी दो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक F1 ले लिया, एक F200 ले लिया, एक F1 ले लिया, F20 ले लिया, नहीं, कंसेक्यूटिव, अगल बगल। F2 क्या हो जाएगा 2V/2L। अगर आप डिफरेंस लोगे, डेल्टा एफ लोगे, तो कितना आ जाएगा V/2L के बराबर आ जाएगा, मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है FF, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा। तो कोई भी दो, जरूरी नहीं 1 और 2 लो, आप कोई भी दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लोगे, कोई भी दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लोगे, वो कितना निकल के आएगा, V/2L ही निकल के आएगा, V/2L निकल के आएगा। फिर आता है स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये थोड़ा सा टफ रहता है, इसलिए इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। यहां फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, यहां पे NV/4L रहता है, यहां फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला NV/4L रहता है। N वही हार्मोनिक नंबर है, V क्या है बेटा, V क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड, L वही है लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, L वही है लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। यहां पे थोड़ा सा अंतर क्या रहता है, N होता है नंबर ऑफ लूप्स इनटू 2 कर देना। N होता तो हार्मोनिक नंबर ही है, N यहां भी हार्मोनिक नंबर है, बट हार्मोनिक नंबर कैसे फाइंड करना होता है, यहां पे आपका हार्मोनिक नंबर ऑफ लूप्स के बराबर नहीं होता, यहां पे आपका जो हार्मोनिक नंबर है N, ये नंबर ऑफ लूप्स इनटू 2 के बराबर होता है। ये चीज याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां कितना लूप है, आधा लूप है, ये आधा लूप है, तो हार्मोनिक नंबर क्या होगा, आधा इंटू 2, दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक। यहां कितना लूप है, यहां एक लूप, यहां आधा लूप, ये हो गया 1.5 लूप, 1.5, तो हार्मोनिक नंबर क्या होगा 1.5 इंटू 2, दैट इज 3। यहां कितना लूप है, एक लूप, दो लूप और ये आधा लूप, दैट इज यहां आ गया 2.5, तो 2.5 लूप आ गए, तो 2.5 इंटू 2 तो 5th, तो ये 5th हार्मोनिक हो गया। ये चीज याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पे जो हार्मोनिक नंबर होते हैं बेटा, वो ऑड होते हैं। देखो 1 के बाद 3 के बाद 5, 1 3 5 7 9 ऐसे होते हैं। यहां पे हार्मोनिक नंबर ऑड होते हैं, और ओवरटोन तो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहां पर फर्स्ट ओवरटोन मतलब 3rd हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन मतलब 5th हार्मोनिक, 4th ओवरटोन मतलब 9th हार्मोनिक, तो ऐसे चेक करना पड़ता है। और यहां भी जब डेल्टा एफ करोगे, यहां डेल्टा एफ यही वाला निकल के आएगा, तुम खुद ट्राई करके देखना। डेल्टा एफ मतलब कोई भी दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। सबसे बेस्ट है, एक बार F1 फाइंड कर लेते हैं। F1 मतलब N = 1 वाला, NV/4L करना था, गलती से 2L कर दी, NV/4L करना था। तो एक डिफरेंस यहां पर भी होता है 4L, और N क्या होता है नंबर ऑफ लूप्स इनटू 2। अब डेल्टा एफ फाइंड करते हैं। डेल्टा एफ का मतलब कोई भी दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। F1 कर लिए, F1 का मतलब हो गया N = 1। एक बार F2 फाइंड करते हैं। F2 मतलब N = 2 नहीं, यह F2 होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यह F1 के बाद F3 एग्जिस्ट करता है, F1 के बाद F2 आता ही नहीं है, F1 के बाद F3 आता है। ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो 3 रखना पड़ेगा, 2 आता ही नहीं है। अरे यार वाह, डिफरेंस अगर लोगे वही आ जाएगा। तो इनमें भी डेल्टा एफ क्या आता है, इसके बराबर ही आता है, दोनों का डेल्टा एफ सेम रहता है, V/2L। तो ऐसे याद कर सकते हो। बट ये V/2L जो होगा, ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है। यहां पर क्या है, V/2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, यहां पे डिफरेंस भी V/2L ही आता है, बट V/2L इज नॉट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये चीज हो गई। The ratio of frequencies of fundamental harmonic produced by an open pipe and to that of closed pipe. तो fundamental frequency that is F = 1, fundamental frequency of open pipe ये आ जाएगा V/2L, fundamental frequency of closed pipe ये आ जाएगा V/4L। ठीक है, पहले ओपन है बाद में क्लोज्ड है, तो
कितना आ जाएगा v/12 इंटू v/4l, ऐसे आके रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4l/v, तो 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। फोर्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज सेम एज द थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, रेशियो ऑफ द लेंथ पूछा है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप का फोर्थ ओवरटोन ध्यान समझते हैं, n इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11, ओवरटोन 0 1 2 3 4। तो क्लोज में ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, क्लोज में ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। फोर्थ ओवरटोन का मतलब n इज इक्वल टू यहां पे 9 है। और ओपन में क्या होता है, ओपन में तो सारे हार्मोनिक्स होते हैं, ओपन में सारे ऑल हार्मोनिक्स होते हैं, बट ओवरटोन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ओवरटोन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5, कौन सा ओवरटोन है, थर्ड ओवरटोन है, थर्ड ओवरटोन है। थर्ड ओवरटोन का मतलब यहां पे n इज इक्वल टू 4 रखना है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज बराबर है, एफ ओपन इज इक्वल टू एफ क्लोज्ड। ओपन का कौन सा है, ओपन का n इज इक्वल टू 4 है, तो 4v/12, और क्लोज का क्या है, 9th है, 9th v/4l डैश। वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों में सेम रहेगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों में सेम रहेगी। रेशियो ऑफ क्या पूछा है, लेंथ पूछा है। पहले क्लोज्ड है, बाद में ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, तो l डैश अपॉन l इज इक्वल टू 9 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 4, दैट इज 9/8, 9:8। क्लियर हो गया। The two successive resonance frequencies in open organ pipe are 1944 और 2592. Find the length of tube, speed of sound is. तो ओपन ऑर्गन पाइप में दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज, दो सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, दो कंसेक्यूटिव, सक्सेसिव का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 1 के बाद 2, 4 के बाद 5, 8 के बाद 9, दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है, 1944 2592, ये है। स्पीड ऑफ साउंड पूछा है, तो हम जानते हैं ये मान लेते हैं, इसको हम एफ डैश मान लेते हैं, एफ डबल डैश मान लेते हैं। हम जानते हैं जो चेंज इन फ्रीक्वेंसीज होती है वो कितनी होती है, v/12 के बराबर होती है दोनों के अंदर, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, दोनों के अंदर डेल्टा एफ क्या होता है, v/12 ही होता है। डिफरेंस फाइंड कर लो, डिफरेंस फाइंड कर लो, 2592 1944 8 सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गई, 648 आना चाहिए था, मैं भी ना जल्दबाजी कर दी। 648, तो डिफरेंस आएगा 648 आएगा, तो इनका जो डिफरेंस आएगा डेल्टा एफ 648, तो 648 इज इक्वल टू 324 अपॉन 12, कटेगा क्या, 2 से कट जाएगा, तो L आ जाएगा 1/4, L आ जाएगा 1/4 मीटर। क्लियर हो गया, L आ जाएगा 1/4 मीटर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। 1/4 मीटर है, इंटू 100 कर दोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। फिर आता है बीट्स या फिर बीट फ्रीक्वेंसी, बीट या फिर बीट फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, डेल्टा एफ, जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी वही बीट फ्रीक्वेंसी होता है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ही बीट फ्रीक्वेंसी होता है। तो कोई पूछे बीट या बीट पूछे या बीट फ्रीक्वेंसी पूछे, इट इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, mod f2 minus f1, mod f2 minus f1। टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक्स प्रोड्यूस वेव्स गिवन बाय y1 कितना है 4 sin 500 pi t, y2 कितना है 2 sin 506 pi t, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट। बड़ा अच्छा सवाल है। तो पहले तो बीट्स फाइंड करते हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बीट फ्रीक्वेंसी bf, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ओमेगा 1 कितना है 500 पाई, 2 पाई f1 कितना आ जाएगा 500 पाई, f1 कितना आ जाएगा 250,
ओमेगा 2 कितना आ जाएगा 506 पाई, 2 पाई F2 कितना आ जाएगा 506 पाई, F2 आ जाएगा 253। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, बड़ा मैच छोटा करना है। बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 3, तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 3, इसका मतलब 3 बीट्स पर सेकेंड। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, तो 3 बीट्स पर सेकेंड। सवाल क्या है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, 3 आंसर नहीं है, करेक्ट है बट ये आंसर नहीं है। पूछा क्या नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट पूछा है, तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, ये होता है बीट फ्रीक्वेंसी। तो 3 बीट्स हैं पर सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 सेकेंड में 3 बीट्स हैं, तो 180 बीट्स होगा, 180 बीट्स होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 सेकेंड में 3 बीट्स आए, तो 60 सेकेंड्स में 180 बीट्स आएंगे। फिर लास्ट है रेजोनेंस ट्यूब, इतना आता नहीं है बट 2019 में, बहुत पहले 2019 में रेजोनेंस ट्यूब आया हुआ था, रेजोनेंस ट्यूब आया हुआ था। रेजोनेंस ट्यूब में होता कुछ नहीं है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब, इसके अंदर कुछ पानी भरा होता है, ये एक ट्यूब होता है इसमें पानी भरा होता है और एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है। हम ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f। तो एक बार हम इनमें रेजोनेंस करवाते हैं, इनमें रेजोनेंस करवाते हैं, मतलब इसके अंदर साउंड, इसके अंदर हम लोग साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं, इसके अंदर साउंड वेव्स प्रोड्यूस कराते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करवाते हैं, रेजोनेंस करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पानी के लेवल चेंज करते हैं। मान लेते हैं अभी लेंथ L1 है, अभी लेंथ L1 है, मान लेते हैं L1 लेंथ पे ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, इस ऑर्गन पाइप की और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो L1 लेंथ में फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। फिर क्या करते हैं, इस लेंथ को चेंज करते हैं, इस लेंथ को चेंज करते हैं, इस लेंथ को चेंज करते हैं, और लेंथ कर देते हैं, लेट से L2 कर दिया। अब वापस से फिर से यही फ्रीक्वेंसी आती है, एक पर्टिकुलर लेंथ वापस से सेम फ्रीक्वेंसी आती है, तो हम उस लेंथ को नोट कर लेते हैं। तो देखो जरा ध्यान समझते हैं, ध्यान समझते हैं। यहां फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझना, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है फ्रीक्वेंसी का NV/2L, जो ओपन ऑर्गन पाइप का था या स्ट्रिंग का, तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है NV/2L, यही होता है, यही फॉर्मूला यूज करना है। बस अंतर क्या करना, यहां L की जगह डेल्टा L यूज कर देना, NV/2 डेल्टा L, आपका आंसर आ जाएगा, और N को पुट कर देना 1। देखो फॉर्मूला बहुत इजी है, इसको याद करना है। NV/2L ओपन ऑर्गन पाइप का जो फॉर्मूला होता है वही है, जो ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला है वही है, जस्ट स्ट्रेट स्ट्रिंग का फॉर्मूला वही है, बस L की जगह क्या कर देना, डेल्टा L कर देना, N को 1 पुट कर दो और L की जगह डेल्टा L कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/2 डेल्टा L। ये रेजोनेंस ट्यूब का है, बट ऐसा एनसीईआरटी में इतना कुछ गिवन नहीं है, अगर गिवन होगा तो बस ये एक फॉर्मूला लगाना है, ये एक फॉर्मूला लगाना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/2 डेल्टा L, बस यही लगाना है। A tuning fork with frequency 800 Hz produces resonance in resonance column tube with upper end open and lower end closed by water surface. Successive resonance are observed at the length itna, itna and itna. The speed of sound in air. Speed of sound in air. तो F is equal to NV/2L, यही फॉर्मूला लगाना होता है जो ओपन ऑर्गन पाइप का है, वही लगाना है, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब है ये, ठीक है। इसको प्लीज टेंशन मत लेना कि सर ये तो क्लोज्ड है बाय वाटर सरफेस, तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप ही नहीं है, मैं बस फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं। रेजोनेंस ट्यूब इज नॉट एन ऑर्गन पाइप, रेजोनेंस ट्यूब एक ऑर्गन पाइप नहीं है, तो ये अलग ही सिस्टम है, बस इसको छोटा सा बस याद रख लो। इसका फॉर्मूला बस होता है NV/2L, बस यहाँ पे N क्या कर देना, N1 कर देना और L की जगह डेल्टा L कर देना, बस। तो 2 डेल्टा L इंटू फ्रीक्वेंसी, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपका वैसे ही पता चल जाएगा, 344, वैसे ही पता है 320 के आसपास होता है, वैसे ही आप टिक मार सकते हो, हालांकि चेक करना चाहिए। 2 इंटू डेल्टा L, डेल्टा L क्या करना है, कोई भी 2 डिफरेंस ले लो, किसी भी 2 का डिफरेंस ले लो, इनका ले लो, इनका ले लो, किसी भी 2 का डिफरेंस ले लो, कोई भी 2 डिफरेंस, बस वो कंसेक्यूटिव डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं करना इसका और इसका ले लिया, या तो इन दोनों का ले लो या तो इसका और इसका ले लो। 5275 3125
0512 21.5 21.5 इंटू 800, ये कितना आ जाएगा 42 43 800 सेंटीमीटर में है तो बाय 100 कर देना, मीटर में आ जाएगा बाय 100 कर देना। तो 43 8 8 16 24 32, यही आंसर आएगा 344। बिना सॉल्व करे कर सकते हैं कि भैया जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है वो 320 330 इसी के आसपास रहता है, तो ये आंसर आ जाएगा। लेक्चर हुआ समाप्त। नोट्स टेलीग्राम पे, मेट टेस्ट आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा। क्लियर है? दैट्स ऑल वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।